सिंह ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मार्च ये पुराना कर लिया दो चुकने पवा दे इन्हों के टाइम च ना 17 फरवरी 2024 का ये जो बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए ये जो हुए हैं उसके ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब ये सरकार ऐसी है कि इसका पूरा सामान पहले दिन से लेके आज तक का उठाना पड़ रहा है। कोई जमाना था कि चलो आज बजट पे आया है तो उस बजट को लेके हम चलते थे। इनकी दोनों किताबें उठानी पड़ रही हैं कि इन दोनों किताबों में किसी भी प्रकार का कोई समन्वय नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए वो 2023 वाला भी साथ ही है। वो पढ़ने लगा था, लेकिन आपने अच्छा किया बीच में रोक दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस बजट को ये इसलिए 2023 का देखना पड़ रहा है कि 2023 में इन्होंने क्या बोला, क्या उसकी रिफ्लेक्शन 2024 में है, तो ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आई इसमें। और शुरुआती दौर में जो देखा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट बीजेपी के समय में 131% था, जो कि कांग्रेस के समय में 13.1% था, जो कि कांग्रेस के समय में 7.5% रह गया है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में बीजेपी के समय में ये 4.6 था सर, आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब, और अब आपके समय में -2.2 ग्रोथ रेट है इसका, -2.2। और जीएसडीपी बीजेपी के समय में 13.6% थी, जो कि कांग्रेस के समय में 8.2% आ गई है। अब आप लोगों ने पैरों पे खड़ा करना हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में बड़ी चर्चा कर रहे हैं, तो आपके केवल 29 पैसे 100 में से, जिसमें आपने एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, पीडब्ल्यूडी पे भी ध्यान देना है, आईपीएच पे भी ध्यान देना है, और आप कह रहे हैं कि जी हम तो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करने की तरफ कि इसको अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये फिगर आपकी 2022-23 की 38,945 करोड़ और 23-24 में ये रह गया है 37,999 करोड़। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आप लोग चले हुए हैं। और ये सरकार जिस तरीके से आई है, सब लोग जानते हैं कि आपने क्या बोला। आज सुबह माननीय एलओपी साहब ने बताया भी है कि आप बोलते क्या हैं और फिर आप मुकर जाते हैं, और उसके बाद फिर जब चीजों को हम ब्लैक एंड व्हाइट में यहां रखते हैं, और आदरणीय अध्यक्ष जी ने तो पढ़ के सुनाया कि आप लोगों ने लिखा क्या है, लेकिन अब मुकरने की है विषय। और इसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जितना भी काम हुआ है उसमें तो बड़ा ज्यादा हेराफेरी हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके कुछ तथ्य मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले थोड़ा सा बजट के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि 2023-24 में के बजट में आपने पेज नंबर 7 पैरा नंबर 20 तथा 2024-25 के पेज नंबर 6 पैरा नंबर 11 में आपने ई वाहन के बारे में विषय की चर्चा की है। यानी पिछले बजट में भी आप चर्चा की है, इस बजट में भी आपने चर्चा की है। और आपने क्या बोला है? आपने कहा है कि हम 50% अनुदान जो है वो देंगे प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर के लिए, ई ट्रक लेने के लिए और ई बसेस लेने के लिए 50% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिमाचल प्रदेश में एक भी प्राइवेट पार्टी को ऐसी बताए जिसने ई बस खरीदी हो और इन्होंने 50% अनुदान दिया हो। हालात ये हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पर भी ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस बात में सक्षम ही नहीं है। जो सरकारी उनके पास इतना ऑर्डर है कि सरकार को देने के लिए उनका ऑर्डर जो है वो पूरा नहीं हो रहा। तो अब इनको ये पता लग गया, इन्होंने ले ली कि कहीं से फिक्र की भाई ट्रक और बस तो बढ़ने नहीं है, और ट्रक और बस बढ़ने नहीं है, 50% अनुदान जो है वो रख दो,
तो ये मुझे बताया जाए, ये बेरोजगारों से, नौजवानों के साथ इसकी जगह कोई और स्कीम दे देते जो व्यवहारिक होती, जो जमीन के ऊपर आ सकती। 2 वर्षों से लगातार ये बात बोल रहे हैं, लेकिन इनमें से कहीं भी ये जो है ना बस आई है ना ट्रक आया है। तो जब बस और ट्रक बन ही नहीं रहा तो आपने अनुदान कहां से देना? इसलिए ये बिल्कुल गलत है और ये नौजवानों को ठगने वाली बात है। टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को बनाएंगे, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। और पिछली बार 2023-24 में क्या बोला? माननीय मंत्री बैठे हैं कांगड़ा के, 2023-24 में बोला जिले में 24x7 पर्यटन ग्राम है बने। केवल सिंह जी थोड़े वाले पासे कोई? अच्छा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम्स, आइस स्केटिंग और रोलर सीटिंग के लिए का निर्माण, पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज इत्यादि की व्यवस्था। ये 2023-24 में बोला आपने। और अभी 2024-25 में क्या बोल रहे हैं आप कांगड़ा के बारे में? आप बोल रहे हैं कांगड़ा गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार एंड हेलीपोर्ट्स की बात कर रहे हैं आप। पोंग डैम के विकास एवं प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान। यानी पिछली बार आप क्या बोल रहे थे, इस बार आप क्या बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी भी बड़ा दुख है कि कांगड़ा के जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लोग यहाँ पे, उनको जो सारे विषय समझ नहीं आ रहे। कांगड़ा के साथ हमेशा इन्होंने भेदभाव किया है, चाहे मंत्रिपरिषद का विषय हो। आदरणीय चंद्र कुमार जी हमारे वरिष्ठ यहाँ के नेता हैं, उनको मंत्री बनाया गया पहले, और कितना बड़ा मंत्री बनाया गया वो आपके सामने है। उसके बाद मेरे भाई गोमा जी को बनाया गया, और अभी तक भी हमारी सीटें खाली चल रही हैं। और हिमाचल और केवल मैं इसलिए बोल रहा हूं भेदभाव हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ देने के लिए सरकार के पास नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में 30 करोड़ रुपया देना है, लेकिन इनके पास नहीं है। और ये बातें कर रहे हैं कांगड़ा के बारे में। कांगड़ा को देना, क्या देना? चिड़ियाघर। भैया आपको पता है जहां चिड़ियाघर बनता है उसके आसपास में कितनी बंदिशें लगती हैं? चिड़ियाघर के ऊपर खुश हो रहे हैं और कोई भी चीज धरातल के ऊपर नहीं है। इसलिए ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आ रही, जो कांगड़ा से आते हैं मेरे विधायक, मेरे मंत्री, वो तो इस बात को समझें। वो तो ये बात बंद कमरे में जाके बोलें कि कांगड़ा के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने 2023-24 के पेज नंबर 13 के ऊपर पैरा नंबर 37 में, क्योंकि ये इस बार भी आपने बोला है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित होंगे, उनमें लेटेस्ट स्टेट के 8 टेक्नोलॉजी की MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे। अलावा आपका हाल ये है जहां पे बेहोश करने वाला डॉक्टर है वहां पे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नहीं, यहां पे मशीन है वहां ऑपरेटर नहीं, यहां ऑपरेटर है वहां मशीन नहीं। कोई एक विधानसभा क्षेत्र बताइए जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित हुआ है, कोई एक विधानसभा क्षेत्र। जो शरेआम झूठ बोला गया है और इसमें यह बोला गया कि सारी प्रकार की सुविधाएं होंगी, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा। और इस बार क्या बोल दिया उसके बारे में? 2024-25 में आपने बोल दिया आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पे का कार्य भिन्न भिन्न चरणों में मशीनरी एंड इक्विपमेंट की व्यवस्था, और उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। पिछली बार क्या किया आपने? पिछली बार इसका मतलब आपने झूठ बोला, आपने कोई प्रावधान नहीं किया हुआ था। इसलिए इस प्रकार की बातें बोलकर इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा है। एक और बोला गया 2023-24 में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, बताएं कहां दवाइयां खरीदी उससे, कहां इक्विपमेंट खरीदे? एक भी उदाहरण इनके पास इसके बारे में बोलने के लिए नहीं है। फिर एक नई चीज और ले आए, चीजें नहीं लाते हैं हर बार, बढ़िया चीजें फर्स्ट क्लास। राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। अब मैंने अपने जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 कनाल जमीन अटल आदर्श विद्यालय के लिए दी इनको। आप कागज मंगवा के देख लीजिए, उस पर 50 कनाल जमीन के ऊपर अटल आदर्श विद्यालय से का नाम से वो जो जमीन दी है। और मुझे कल जो आपने विधानसभा के अंदर जवाब दिया तो उसमें आपने मेरे वाले अटल आदर्श विद्यालय को भी आपने राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे समझ नहीं आती क्यों ऐसा कर रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हैं हम जो पहले का था उसको कंटिन्यूटी में करेंगे, लेकिन आपके पास आप केवल और केवल झूठ बोलने के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। आपने 2023-24 में बोला मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना,
7,000 महिलाओं को मकान बनाने के लिए आपने बात की है, आज तक एक मकान नहीं आपने बनाया। आपने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, बड़े खुश हो रहे थे, बड़े जोर जोर से बोल रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिहाड़ी 300 रुपये कर दी। ओ भैया, जो आपने पिछली बार दिहाड़ी बढ़ाई थी, जो पिछली बार आप लोगों ने दिहाड़ी बढ़ाई थी, जसवां परागपुर में बीडीओ परागपुर का दफ्तर है, वहां पर 2023-24 में बढ़ाई गया, दिहाड़ी के पैसे भी लोगों को आज तक नहीं मिले। मैं 23-24 की बात कर रहा हूं, और उसमें मेरे पास उदाहरण है दो। एक मेरे पास कोटलाबेड़ पंचायत में नीलम कुमारी है, उसका खाता मंगाया मैंने। एक प्रवीण कुमार है बनी पंचायत का, उसका खाता भी मंगाया। ये 2024 में, जनवरी 2024 में जो लेटेस्ट पेमेंट हुई है, उसमें भी उसके जो आपने पिछली बार पैसे बढ़ाए हैं वो नहीं आए हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मनरेगा में आपने बोला वाह हमारे बस कई बार तो बड़ा अपने आप में लगता है कि कई बुजुर्ग हमारे जहाँ पे बैठे हैं, वरिष्ठ बैठे हैं, वो कहाँ से बात शुरू करते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, यहीं पर ही फंसे हुए हैं अभी तक। और भैया जो हुआ है, जो आज की तारीख में है, उसके बारे में डिस्कस करिए। लेकिन ऐसा विषय इनको किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये यहाँ पे आज सुबह भी ये चला लगा हुआ था टॉपिक, और बल्कड्रग पार्क, बल्कड्रग आपने बोलना सर, मैं देंगे टाइम, मेरे को बोलने दो ना थोड़ा सा, अभी तक कुछ नहीं। हाँ चलो हो गया, बैठो। यहां पर जब भी कोई बात होती है, आदरणीय इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर यहां होते तो बड़ा आनंद आता, लेकिन वो शायद अपने कमरे में मेरी सारी बातें सुन रहे होंगे। और आप लोग कहते हैं जी हिमाचल में ये चीजें ऐसे कर दी। वो राम कुमार जी नहीं है यहाँ पे, जिनका धंधा ये है जमीनें बेचना खरीदना, उनका पूरे का पूरा धंधा ही ऐसे चल रहा है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर बदनाम हो रही है तो ऐसे लोगों के कारण से हो रही है, जो लोग इस प्रकार से आके यहाँ पे झूठ बोलते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको बोलना चाहता हूं, पंजाब के अंदर जो कस्टमाइज पैकेज है, जरा उसका छोटा सा उदाहरण दूंगा। जहां पर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके लिए उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी चेंज इन लैंड यूज जो है उसकी चार्ज नहीं लेते, उससे 1 रुपया रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी का नहीं लेते। 10 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होती है। पावर रेट 5 रुपये 5 पैसे 5 वर्षों के लिए। 300% जीएसटी रीइन्वर्समेंट होता है। और जब वो किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो सरकार वहां की 36,000 रुपये से लेकर 48,000 रुपये तक रीइन्वर्समेंट देती है प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए, उस फैक्ट्री वाले मालिक को जिसने बहुत सारा पैसा लगाया होता है। ये पंजाब की बात मैंने की है। हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में चेंज इन लैंड यूज के ऊपर 50% की छूट है। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर 100% की छूट है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर 100% एग्जम्पशन है फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद अगर आप इससे आगे चलेंगे, उत्तराखंड के अंदर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड में लैंड पर 30% छूट है, और प्रोजेक्ट की स्टैंप ड्यूटी के ऊपर 50% छूट है। इंटरेस्ट सब्सिडी के ऊपर 7% छूट है। पावर रिलेटेड जो इंसेंटिव है उसमें 1 रुपया पर यूनिट फॉर द 5 ईयर्स। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% एग्जम्पशन, और जितना उनकी टैक्स की अदायगी होगी उसका 30% रीइन्वर्समेंट फॉर द 5 ईयर्स। ये आपको उत्तराखंड की पॉलिसी के मेन बता रहा हूं। J&K कैपिटल सब्सिडी, वहां पे जिसने इन्वेस्ट किया है कैपिटल सब्सिडी 30% देते हैं वो। और पावर में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% एग्जम्पशन होती है 10 साल के लिए। जीएसटी का 300% तक रीइन्वर्समेंट होता है 10 साल के लिए। और इसके आगे आ गया महाराष्ट्र दूर वाला है, इसकी भी बात कर लेते हैं। 100% एग्जम्पशन ऑन स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर। कैपिटल सब्सिडी आपकी होती है 100% रीइन्वर्समेंट। लार्ज और मर्ज जो बड़े यूनिट्स हैं उनके लिए 1 रुपया पर यूनिट बिजली दी जाती है। 100% इलेक्ट्रिकल ड्यूटी जो है वो एग्जम्प्ट होती है। कई जगह के ऊपर तो गवर्नमेंट प्राइवेट को सपोर्ट करता है, इक्विटी देकर उनको प्रदान करता है। और इस तरीके से यानी इतनी इस प्रकार की पॉलिसी जो है, जब बाकी प्रदेशों की बता रहा हूं,
जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां खड़े होके बता रहे हैं, जिसमें उनको समझ नहीं आ रही कि इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आएगी क्यों। जिसका माल यहां नहीं बिकेगा, जिसको माल बाहर बेचना है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी अट्रैक्शन है जिसके कारण से इंडस्ट्री यहां पे आए। और अगर हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी तो जो आप आज आपको जवाब नहीं देने में मुश्किल हो रही है, रोजगार की आप बात कर रहे हो, हमारे पास केवल और केवल एक ही अल्टरनेट है। सरकारी नौकरियों के अलावा अगर हम लोग अपने बच्चों को कहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो वो केवल और केवल इंडस्ट्री है जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आ रही। कल इंडो फार्म की बात कर रहे थे, क्या मैं गलत बोल रहा हूं माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब कि 500 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट आएगा और उसके इन्वेस्टमेंट के लिए सेबी ने 500 करोड़ का आईपीओ जो है वो फ्लोट भी कर दिया है। तो इसमें कहां लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है। उसके बाद ट्रैक्टर, क्रेन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स यहां पे बनेंगे और इसके अलावा सैकड़ों यूनिट यहां पे जो है वो जो जहां से बाकी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यहां पे आएंगे। कहां पे ये लिखा हुआ है और कहां पे ऐसा हुआ है कि इंडो फार्म वाले ने वहां की जो जमीन है उसको सबलेट कर दिया। ऐसे झूठ बोल के ये गुमराह करने वाला विषय जो है ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, आपने बोला ये 1 रुपए के ऊपर जमीन दी हुई है, ये 1 रुपए के ऊपर जमीन नहीं है, 250 रुपए पर स्क्वायर मीटर इसका रेट है। और 17 साल से जो जमीन बंजर थी इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, वो जमीन जो है वो उनको दी गई है। और माननीय क्यों बोल रहे थे आदरणीय हमारे सीपीएस साहब, क्योंकि सीपीएस साहब का वहां पे जो काम चलता है उस काम को चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के कान में इस प्रकार की बातें करके जो बाहर से आए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको डीमोरलाइज किया जाता है। क्या कारण है? आज तक आपकी स्क्रैप पॉलिसी नहीं बनी। किस बंदे ने रोकी हुई है? वो आपने यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है कि हम स्क्रैप पॉलिसी बनाएंगे। आपकी स्क्रैप पॉलिसी क्यों नहीं बनी? उसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ है? उसके पीछे कौन बड़ा लीडर है? इन सारी बातों के बारे में यहाँ चर्चा होनी चाहिए और बताना चाहिए। और जो लोग सत्ता के इस गलियारे के अंदर इस सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लोगों को मालूम है कि ये किस प्रकार से वहां पे किस प्रकार से बद्दी बरोटी वाला के अंदर आप लोग बदनाम हो गए हैं। सरकार बदनाम हो गई है बद्दी बरोटी वाला के अंदर इन्हीं कारणों के कारण से। और मैं बोल सकता हूं, मुझे पता है आदरणीय इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ये बातें बोल नहीं पाते, ना बोल सकेंगे यहाँ पे, और उनसे बोलना भी नहीं है, उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन मुझे यह जरूर बताएं इस हाउस से बाहर जाके कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मैं झूठ बोल रहा हूं। यह केवल इन लोगों के कारण से हिमाचल प्रदेश बदनाम हो रहा है। केवल इन लोगों के कारण से इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो यहाँ पे आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है इंडस्ट्री होती क्या है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्रीज को हमने यहाँ लाना कैसे है। उनको तो केवल ये पता है हाँ ये लाले वाले का काम है, हाँ ये कहता 50 रुपए किलो, नहीं 50 नहीं चलना, 30 रुपए किलो, ऐसे चलती है इंडस्ट्री। जिस आदमी ने 1000 बंदे को नौकरी देनी है आप उसको वैसे ही ले आएंगे। जिस आदमी ने 10,000 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट करना है तो क्या वो यहाँ पे देखेगा नहीं कि मुझे क्या चीज सस्ती मिलती है? तो इन सारी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की 2-3 मिनट लूंगा जी, ज्यादा नहीं, बैल मत बजाना प्लीज। 2000 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात होती है यहाँ पे। 2019-20 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ। माननीय मंत्री महोदय आपके पास रिकॉर्ड है। और 2021 के अंदर कोरोना आया और कोरोना के कारण से पूरा साल खा गया। और आपको यह पता होगा कि आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस लेवल कमेटीज, उसके बाद आप लोगों ने कस्टमाइज पैकेज जो है वो तैयार किया। कस्टमाइज पैकेज हर व्यक्ति को नहीं दिया गया। 5,000 रुपये से लेकर 20,000 करोड़ तक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए दिया गया, 500 करोड़ से लेकर 20,000 तक। और उसमें हमने 4 सेक्टर के अंदर कस्टमाइज पैकेज दिया। वन ऑफ द इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में जो गया है वो इंडो फार्म को गया है, डिफेंस के अंदर गया है एसएमपीपी को, फार्मा सेक्टर के अंदर गया है किनवान को, और ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर गया है ग्रीनको को। 3 इंडस्ट्रियां जमीन के ऊपर हैं, आप चेक करिए उनको। चौथी आपने भगा दी है क्योंकि वहां पर आपके बिजली का रेट जो है वो उसके साथ सेटल नहीं हो पाया, जिसके कारण से ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है। वो यहाँ से चले गए हैं और उन्होंने अपने यूनिट्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर और बाकी स्टेट्स के अंदर उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो जिनको हमने कस्टमाइज पैकेज दिया वो सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो धरातल के ऊपर आ रही है। कई बार पूछते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र कि भाई क्या हुआ आपका ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में? तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, मैंने केवल 4 इंडस्ट्री के बारे में बात की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी,
कल परसों खड़े होकर बोल रहे थे कि जी मैंने तो कांगड़ा के अंदर वरुण बीवरेजेस के नाम से मैंने एक इंडस्ट्री है वहां पे उसका उद्घाटन किया है, उसका बहुत बड़ा फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलेगा। थोड़ा सा उसकी सच्चाई बताना चाहता हूं, सुनने का दम रखिए। ये जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे इंडस्ट्री लगाई है और जिसका वो शिलान्यास करने गए थे आपके विधानसभा क्षेत्र में सर, हाँ, और हम जब पॉलिसी बनाते थे तो अफसरों को बिठाते थे, हाई लेवल मीटिंग होती थी, कैबिनेट में पास होता था, उसके बाद वो कायदा कानून बनता था। मुझे बताइए आदरणीय इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब जहां बैठे हैं, आपने जहां पर भी आपके कस्टमाइज पैकेज चल रहे हैं उन कस्टमाइज पैकेज की पॉलिसी है कि 80% जीएसटी जीजीएसटी को रीइन्वर्स किया जाता है, और पूरी कंट्री के अंदर देखा जाए तो 100% एसजीएसटी को रीइन्वर्स किया जाता है। और जो ये मोतियों वाली सरकार ने ये जो इंडस्ट्री लेके आए हैं, यहां पर आपको पता है कि ये जो एसजीएसटी की जो रीइन्वेस्टमेंट है वो कितनी दी है इन्होंने उस इंडस्ट्री को, आपके ध्यान में होगा। इन्होंने दिया जी 250%। 250% एक इंडस्ट्री को 10 साल के लिए एसजीएसटी जो है उसकी रीइन्वेस्टमेंट किया। हिंदुस्तान के अंदर कहीं ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती। उसका मतलब क्या होगा कि उस आदमी ने 300 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और 10 साल के बाद उसको 750 करोड़ रुपया, उसको 750 करोड़ रुपया आपकी ये जो 10 साल का जो आपने उसको छूट दी है, और 250% की छूट कहीं भी नहीं मिलती। और मैं तो ये चाहूंगा सभा पटल के ऊपर उन कागजों को रखा जाए, कौन सी कमेटी ने इस प्रकार का जो फरमान है वो जारी किया है। ये कहते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े हितैषी हैं, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, ये जो मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, इस आदमी ने 1000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री पठानकोट में लगाई है। ये जो इंडस्ट्री लग रही है ये केवल ट्रेडिंग के लिए लग रही है, यहां कुछ नहीं होगा, केवल बड़ा सा एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाएगी और वहां पे ट्रेडिंग होगी। अगर मैं गलत बोलता हूं और या अगर इसको आप अगर प्रूफ कर देंगे कि मैं गलत बोलता हूं, मैं विधानसभा को छोड़ दूंगा यहां से। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि आप लोगों ने हिमाचल को खा रहे हैं, हिमाचल को बेच रहे हैं, हिमाचल के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, और इसलिए इस प्रकार का, और यहां खड़े होकर कहना मैं हिमाचल के हितों की रक्षा कर रहा हूं। मुझे पटल के ऊपर खड़े होकर ये बात बताएं कि वरुण बीवरेज का असली किस्सा क्या है। कौन सा ऐसा विधायक है पंजाब का जिसने ये सारी की सारी नेगोशिएशन करवाई है। इसलिए यहां पे खड़े होकर बोलने के लिए तो बड़ा है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं। ये एक एग्जांपल दिया अभी तक मैंने, क्योंकि परसों बोल रहे थे, मैं कल ही गया था एक दिन के लिए, पता किया मैंने कि असली बात क्या है। इसलिए इसके बारे में मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी हो, किस व्यक्ति ने इतना बड़ा पैकेज जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया है, और उसके बीच में कौन कौन से लोग जो है वो संलिप्त हैं। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में 1916 स्वास्थ्य जो कर्मी हैं उनकी सेवाएं जो हैं वो आप लोगों ने रद्द कर दी हैं, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक जो है वो विचार किया जाए। और जो एक बात जो आदरणीय भाई विक्रमादित्य जी यहाँ बैठे हैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, और कि माननीय महोदय, आप जसवा परागपुर के अंदर जो आपका डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर बहुत बड़ी धांधली है, और मैंने उसके बारे में इसी पटल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताया भी था, लेकिन इनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, और इन्होंने भी इसी तरीके से जैसे मुस्कुरा रहे हैं ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते बैठ गए। इन्होंने कोई बात नहीं, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरे डिवीजन के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर आम व्यक्ति को ठेका नहीं मिल रहा है, और अगर कोई वहां पे ठेकेदारी करना जानता है तो वहां पे जो आपके नेता हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, आपके जो मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका जो बेटा है, ये सब लोगों ने वहां पर एक मोनोपोली बना के आम आदमी जो वहां पे जाता है उससे पैसे मांगते हैं। और एक व्यक्ति आपकी पार्टी का पदाधिकारी रहा है, उस व्यक्ति को, उसका नाम जीवन धीमान है, उस व्यक्ति ने जिस समय बोला कि मेरे से 10% पैसा जो है वो मांगा गया कि आपको ठेका तब मिलेगा, उसकी पिटाई की गई, और उसको इतनी पिटाई की गई कि वो मरने की स्थिति में उसको सड़क के ऊपर छोड़ दिया गया, और उसके बाद मरने के लिए छोड़ दिया गया। और उल्टा फिर क्या हुआ, उल्टा हुआ क्या, जीवन राणा के ऊपर जो है वो एफआईआर लॉज होती है, और वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कल मेरे को एक पत्र आया है, वहीं से पत्र आया है जिसमें लगभग 30 ठेकेदारों के साइन हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि पहले हमें ठेका लेने के लिए
एप्लीकेशन जो है वो ले ली जाती है, फार्म दे दिया जाता है, और जिस समय हम वो लेके जाते हैं तो वो कहते हैं जी रद्द हो गया। माननीय विक्रमादित्य महोदय, मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आप एक ईमानदार मंत्री हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप खुद इंटरवीन करें। बाकियों के पास मुझे नहीं लगता, मुझे कोई आशा नहीं है बाकियों से, आप खुद इंटरवीन करें। अगर मेरी बातें ठीक हैं, मेरी बातें सच्ची हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है उन लोगों के ऊपर एक्शन करिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जो बातें बोल रहा हूं बड़े इसको बिल्कुल होशोहवास में बोल रहा हूं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, इस भ्रष्टाचार के ऊपर जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के पदाधिकारी को इस काम लेने के लिए 10% देना पड़ेगा तो आम आदमी की क्या हालत होगी, आम ठेकेदार की क्या हालत बनेगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन बातों में खुद इंटरवीन करिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मैंने मेन बातें यहाँ पे बजट के बारे में बोली हैं, इससे बड़ा क्लियर होता है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सुबह भी आप इस प्रकार के भ्रम में फंस गए, इतनी बुरी तरह से आपको जवाब देना नहीं आया कि मैं अब 1 लाख बंदे के बारे में क्या बोलूं। कभी 1 लाख को 5 साल, कभी 5 साल को 1 लाख, यानी इतनी बुरी हालत हो गई इनकी। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, आप कृपा करके सही बात यहाँ पे रखेंगे, आप सही तरीके से बात करेंगे, सही चीजों की तरफ चलेंगे, हम आप लोगों का समर्थन भी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने वक्तव्यों के कारण से इस विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो इस काम को हम कभी नहीं होने देंगे। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।